हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने स्टार्ट कर रखी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की यूनिट थर्ड या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट अपन कह सकते हैं। और ये अपनी जो बुक है उस बुक का अपन डेली रिवीजन जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर, और बुक का डेली डिस्कशन कह सकते हैं अपन वो कर रहे हैं। तो आज अपनी जो क्लास है वो 7th क्लास रहेगी। 6 क्लास अपन ने पहले प्लेलिस्ट है वो मैंने डाल रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। और बुक है बाई पोस्ट और फ्लिपकार्ट दोनों मोड पर अवेलेबल है। बाई पोस्ट में मंगवा सकते हो और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। आज का अपना टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपन कर रहे हैं सुपर बग से। यहाँ पे क्या है, सुपर बग। तो यहाँ अपन देखेंगे सुपर बग के बारे में कौन से क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। सुपर बग देखो, पहली बात तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अदर जो जीन है वो इंसर्ट किया गया है ताकि वो क्या कर सके, जो भी पोल्यूटेंट है, ख़ास तौर से ऑयल पोल्यूटेंट जो है उनका डिग्रेड कर सके, उनको क्लीन कर सके, उनको रिमूव कर सके। ऐसी बैक्टीरिया की वैरायटी को अपन क्या कहते हैं, सुपर बग कहते हैं। ठीक है ना, बग का मतलब ईटिंग वाला। तो ये ऑयल ईटिंग के नाम से भी जाना जाता है इसे। इससे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, कौन से बैक्टीरिया है, कौन से प्लाज्मिड हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटी है, वो सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपन। तो पहले अपन देखेंगे इसका निर्माण। देखो, पहले हमेशा साइंटिस्ट का नाम जरूर पूछा जाता है इसका। देखो, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और इन्होंने क्रूड ऑयल स्पिल्स को तोड़ने या डिग्रेड करने के लिए अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन से, अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग प्लाज्मिड को सिंगल बैक्टीरिया, कौन सा, सूडोमोनास पुटेटा के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया थे, उन सभी बैक्टीरिया से अलग अलग जो प्लाज्मिड के फ्रेगमेंट्स हैं, प्लाज्मिड के पार्ट्स हैं, उन सबको लेकर एक न्यू प्लाज्मिड बनाया और उसको किस में इंसर्ट किया गया था, सूडोमोनास पुटेटा के अंदर किया गया था। सूडोमोनास कई बार देखो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो कि ये कौन से बैक्टीरिया, सुपर बग जो है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया था, किस बैक्टीरिया में बनाया गया था, तो सूडोमोनास पुटेटा के अंदर। इसकी डिस्कवरी किस में की है और इसका फंक्शन क्या है, तो ऑयल स्पिल्स को तोड़ना या फिर अपन कह सकते हैं ऑयल पोल्यूटेंट ऑयल्स जो है उनको ब्रेक डाउन करना। इनकी मेन जो क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे ये जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरियल ऑयल स्पिल्स को क्लीन कर सकता है, इसलिए इसे सुपर बग या ऑयल ईटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये टर्म भी आ जाता है, ऑयल ईटिंग बग किसे कहा जाता है, तो सुपर बग मतलब सूडोमोनास पुटेटा को कहा जाता है। इन्होंने 4 प्रकार के जीन है प्लाज्मिड जो इसमें ट्रांसफ़र किए गए थे। कौन से 4 जीन जो ट्रांसफ़र किए गए थे, तो यहाँ पर OCT, XYL, CAM और NAH ये जीन जो है वो ट्रांसफ़र किया। हालांकि ये पूछा नहीं जाता आपसे। यहाँ पर देखेंगे RNA इंटरफेरेंस की डिस्कवरी। ठीक है ना, RNA इंटरफेरेंस की डिस्कवरी कहाँ की गई थी, तो ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने ऐसे बीच में ऐड किए हैं वो भी आपको याद रखना है कि RNA इंटरफेरेंस की डिस्कवरी है वो सी एलिगेंस के अंदर। जो सी एलिगेंस क्या है, एक निमेटोड है, ट्रांसपेरेंट निमेटोड है, उसमें की गई थी। और कब की गई थी, तो अपन कहेंगे 1998 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहोगे एंड्रयू फायर के द्वारा की गई थी। तथा ये कह सकते हैं अपन क्रेग मिलो ने की थी। ठीक है ना, किसकी डिस्कवरी की गई थी, ये RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस कल भी मैंने बताया था किसमें काम आता है, RNA इंटरफेरेंस कि कोई भी एक RNA जो प्रोटीन कोड करने वाला RNA है, mRNA, उसके साथ में जाकर उसका एंटी पैरेलल RNA अगर डबल स्ट्रैंड RNA बना ले तो वहाँ से उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना, ये जीन एक्सप्रेस होने को रोकना क्या कहलाता है, जीन साइलेंसिंग कहलाता है। और इंटरफेरेंस मतलब उसको डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, RNA इंटरफेरेंस। यहाँ पे अपन देखेंगे 2006 में इनको इस काम के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें लिखा है मैंने, डॉली भेड़ सर्वप्रथम बनाई गई क्लोन है। ठीक है ना, सबसे पहले क्लोन जो बनाया गया था किसका है, एनिमल में, खास तौर से डॉली भेड़ का है, जो एडल्ट सोमेटिक सेल से बनाई गई थी। इसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था। सोमेटिक सेल ली और उसको क्या कर दिया, उसके न्यूक्लियस को निकाल कर डायरेक्टली जो वो साइट अपन कह सकते हैं, एग कह सकते हैं, उसमें इंसर्ट किया और उसको क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया या 2 सेल का फ्यूजन करवाया और उससे क्या बना लिया अपने कंप्लीट। या फिर डिप्लॉयड ही है तो फर्टिलाइजेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट उसका क्या कर दिया, कल्चर कर दिया और एक नई क्लोन जो है वो बनाई गई थी। और यहाँ पर जो ये है क्लोन जो है डॉली भेड़ जो है वो किसने बनाई थी, तो पोली एंड मोली भी भेड़ के सर्वप्रथम क्लोन थे। ठीक है ना, ये इसी के मतलब एग्जाम्पल है तो ना, पोली और मोली। ये क्या है,
भेड़ के क्लोन के नाम है जिनका निर्माण एडल्ट सोमेटिक सेल के द्वारा किया गया था, साथ ही ट्रांसजेनिक एनिमल भी बनाए गए थे। ये तो छोटे छोटे इनके ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उनसे रिलेटेड इनके नाम से तो आपको याद रखने हैं नेम वगैरह। डॉली भेड़ का क्लोन रोसलिन इंस्टीट्यूट, ये याद रखना भाई आपको, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था डॉली भेड़ को? रोसलिन इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, ठीक है ना। और बनाया किसने था? तो ये इवन या फिर आइवन कह सकते हैं, IAN, इवान विल्मट है ना, विल्मट ने किया था, क्योंकि इन्होंने विल्मट जो है ये इन्होंने कई एम्ब्रियोनिक जो भी स्टेज है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काफ़ी वर्क किया है कि मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस है उनके ऊपर भी इन्होंने वर्क किया है। काफ़ी ज़्यादा इनका डेवलपमेंट, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी अपन पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी इनका एक्सपेरिमेंट है वो देखने को मिलता है। ड्रग्स जो है फंजाई से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। ड्रग्स कौन सी? साइक्लोस्पोरिन किससे प्राप्त की जाती है? फंजाई से प्राप्त की जाती है, जो पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज़ में ली जाती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ में ली जाती है। कौन सी ड्रग्स है? साइक्लोस्पोरिन फंजाई से प्राप्त की जाने वाली ड्रग्स है जो पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज़ में आती है। इसके अलावा अलग अगर अपन देखेंगे ट्रांसजेनिक जो भी एनिमल्स है और उनके प्रोडक्ट कौन से हैं तो वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अपन देखेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर्स, CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज में लिया जाता है, प्रोडक्ट बनता है। किससे बनाया गया है ये प्रोडक्ट? तो सिप और माउस से बनाया जाता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो 9 है हीमोफीलिया में यूज में आता है, और किससे बनाया जा रहा है ये? पिग, ट्रांसजेनिक पिग, काऊ और सिप से। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 है जो हीमोफीलिया में यूज में आता है, जो अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। किससे बनाए जा रहे हैं? पिग और सिप से बनाए जा रहे हैं। फाइब्रोनोजिन अगर अपन देखेंगे वाउंड हीलिंग के लिए काम आता है, घाव भरने के लिए, और किससे प्राप्त किया जाता है? तो काऊ और सिप से। ह्यूमन कैल्सिटोनिन जो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ में काम आता है, और प्राप्त किससे किया जाता है? तो इसको रैबिट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज कौन सी डिजीज़? पोम्बे डिजीज़। पोम्बे डिजीज़ में मतलब लाइसोसोम के अंदर इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज कहते हैं। अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की एब्सेंस के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोसाइड्स है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है किसमें? लाइसोसोम में। उस डिजीज़ को अपन क्या कहते हैं? पोम्बे डिजीज़ कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम आर्टिफिशियली बनाया गया है, मतलब कह सकते हैं ट्रांसजेनिक बनाया गया है, तो किसमें? रैबिट में। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा लैक्टैल्बुमिन जो एंटी इन्फेक्शन के लिए काम आता है, के अगेंस्ट में काम आता है। किससे प्राप्त किया गया है? ट्रांसजेनिक काऊ से प्राप्त किया गया। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। आगे अपन देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे? प्लांट टिश्यू कल्चर, यह आ जाएगा अपना प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। देखो प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर जब भी आप पढ़ते हो तो अपने आप में एक नई ब्रांच यहाँ पे निकल के आती है कि कोई भी प्लांट जो है, जैसे मान लो अपनी भी बात करें या प्लांट्स की भी बात करें, तो सभी सेल में एक ऐसी कैपेसिटी जो जाइगोट के बराबर हो, अगर ऐसी कैपेसिटी है किसी सेल में जो उस ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता हो, तो उस सेल को उसकी क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है, या उसे अपन क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट, किसी में भी अगर किसी सेल में टोटिपोटेंसी है तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म सेम अपने पेरेंट के जैसा ऑर्गेनिज्म बनाने में सक्षम होता है। हालांकि एनिमल सेल्स में इतना सक्सेसिव टोटिपोटेंसी नहीं पाई जाती है। अपन चाहे कि यहाँ के कोई सेल है वो निकाल के आप कल्चर मीडिया में कल्चर करो और अपना जैसा क्लोन सेम टू सेम बन जाए, इतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अपनी सेल लगातार डिवाइड करती है तो अपने जो DNA है उसके कंटेंट, उसका जो मात्रा है धीरे धीरे कम होने लगता है, और सेल जो है लगातार कुछ डिवीजन तो करेगी, उसके बाद में सेल है वो ऑटोमेटिक डेड हो जाएगी। लेकिन प्लांट सेल की एक विशेषता है कि प्लांट सेल है वो लगातार डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपनी ट्यूमर सेल्स है, ट्यूमर सेल्स में क्या होता है? DNA की कंटेंट कम नहीं होता है, DNA लगातार रेप्लिकेट कर सकता है, तो उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? टेलोमेरेज। टेलोमेरेज जिस सेल में प्रेजेंट होता है वो सेल लगातार डिवाइड कर सकती है और वो सेल अमर हो सकती है। सेम इसी प्रकार से प्लांट के सभी सेल्स में क्या पाया जाता है?
टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है और इसमें डीएनए की मात्रा कम नहीं होती है, वो लगातार जो है सेल को डिवाइड करा सकता है। इसीलिए प्लांट के प्रत्येक सेल में टोटिपोटेंसी पाई जा सकती है। प्लांट के किसी भी सेल को आप छोटी सी सेल को भी लेकर कल्चर मीडियम पे कल्चर करके एक नया प्लांट है वो डेवलप किया जा सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब होता है शॉर्ट टाइम में किसी भी वांटेड प्लांट के मल्टीपल प्लांट्स क्लोन्स बनाए जा सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं। क्लोन्स का मतलब होता है कोई भी सेल है जिसमें विदाउट रिकॉम्बिनेशन, विदाउट गेमिट फॉर्मेशन अगर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया जाता है, मतलब माइटोसिस डिवीजन से यदि नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, सभी वो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। प्लांट्स अगर टिश्यू कल्चर से आप नए प्लांट्स बनाते हो तो वो सब क्या होंगे, अपने पेरेंट के क्लोन्स होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में मल्टीपल प्लांट्स प्रोड्यूस करना किसका उद्देश्य है, प्लांट टिश्यू कल्चर का। कई ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज है प्लांट्स की कि जो नेचर के अंदर जनरली वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है या धीरे धीरे उनकी संख्या घटती जा रही है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। अगर उनका अवशेष आज भी आपको मिलता है तो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा उसकी वापस से उनकी संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है प्लांट टिश्यू कल्चर के मेथड के द्वारा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा टोटिपोटेंसी पे, क्योंकि प्लांट में टोटिपोटेंसी पाई जाती है। टोटिपोटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है सर्वप्रथम वो किसने बताया था, हेबरलैंड ने बताया था 1902 के अंदर। थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं हेबरलैंड के बारे में। प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक जो हैं वो क्या है, हेबरलैंड है। मैंने बताया आपको वह प्रक्रिया जिसमें प्लांट या एनिमल या माइक्रोब्स की सेल या टिश्यू को इन विट्रो बाह्य मीडियम, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल मीडियम, इन विट्रो कल्चर या कल्चर मीडियम पर कल्चर करवाना तथा टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है ना, कल्चर करवाना क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है, जिसमें प्लांट के छोटे से पार्ट से कम समय में अधिक प्लांट बनाए जा सकते हैं। मैंने बताया जितने प्लांट्स आप बनाओगे सब एक दूसरे के होंगे, क्लोन्स होंगे। इंडियन फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन है, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी। ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर की अपन बात कर रहे हैं इंडिया में, तो डॉक्टर पी महेश्वरी। प्लांट टिश्यू कल्चर के सबसे महत्वपूर्ण उस सेल या सेल की टोटिपोटेंसी होती है। मैंने अभी बताया आपको पूरी इसके बारे में। टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम 1902 के अंदर हेबरलैंड ने दिया था। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। टोटिपोटेंसी है क्या, तो टोटिपोटेंसी किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल की वह क्षमता जिससे वो अपने पेरेंट जैसे नया ऑर्गेनिज्म बनाने में सक्षम हो, एक जाइगोट के इक्वल उसमें एबिलिटी हो डिवाइड करने की, नए ऑर्गेनिज्म बनाने की, तो वो क्या कहलाती है, उसकी टोटिपोटेंसी कहलाती है। प्लांट में 100% टोटिपोटेंसी पाई जाती है जबकि एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे अपन देखेंगे कोशिका की वह क्षमता जिससे पूर्ण पादप बनाने जा सकते हैं। प्लांट की सभी कोशिकाओं में क्षमता पाई जाती है कि प्लांट के किसी भी सेल कल्चर करके कंप्लीट प्लांट विकसित किया जा सकता है। निषेचन के बाद बना जाइगोट में पूर्ण टोटिपोटेंसी पाई जाती है। मैंने बताया जाइगोट में तो पाई जाती है। या इनर एम्ब्रियोनिक सेल जो एनिमल में अपन देखेंगे कुछ इस प्रकार का स्टार्टिंग एम्ब्रियो बनता है जो ब्लास्टूला बनता है, या स्टार्टिंग की कंडीशन अगर अपन देखेंगे, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स देखेंगे, ब्लास्टूला बनता है, उसमें कुछ इस प्रकार की एक तो लेयर बनती है बाहर की तरफ, टोनोप्लास्ट अपन जैसे कह सकते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कह सकते हैं, इस प्रकार से एक कोशिकाओं का यहाँ झुंड बनता है छोटा सा इस प्रकार से, इसे क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं, जिससे प्रॉपर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इन सेल्स में भी क्या पाई जाती है, टोटिपोटेंसी। सपोज अगर 8 सेल है ये और 8 को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए तो 8 एम्ब्रियो पॉसिबल हो सकते हैं। कई बार मोनोजाइगोटिक ट्विन्स अपन जानते भी हैं, तो वो क्या होता है कि जो जाइगोट होता है उसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होते ही 2 सेल्स वो सेपरेट हो गई और दोनों क्या हो गई, इम्प्लांट हो गई, तो दोनों से क्या बन गए, 2 एम्ब्रियो बन गए, और दोनों क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो एक दूसरे के सेम टू सेम होते हैं वो। ठीक है ना, यहाँ पे अपन देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए अधिकांश कल्चर मीडियम स्कूग और मिलर ने बनाए थे। किसने बनाए थे, स्कूग और मिलर ने। कई बार एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा प्लांट टिश्यू कल्चर के जो मीडियम है, कल्चर मीडियम, वो किसने विकसित किए थे, तो स्कूग और मिलर ने। 1950-1960 में तैयार किए गए थे ये सभी मीडियम, और हेनिंग ने 1904 में सर्वप्रथम हाइब्रिड एम्ब्रियो को कल्चर कर प्लांट प्राप्त किया था कि कोई भी 2 प्लांट हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया, और उनके सीड जो हैं वो आपने को पता है कि 2 हाइब्रिड अगर आप करोगे तो उनके सीड के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके सीड को, उनका एम्ब्रियो निकाल कर अगर आप कल्चर कर पाओ तो एक नया प्लांट विकसित किया जा सकता है, जो सर्वप्रथम हेनिंग ने किया था। कब किया था, 1904 के अंदर सक्सेसफुली। आगे अपन देखेंगे 1925 से 1929 में
लेबेक ने लाइनम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड एम्ब्रियो को कल्चर करके प्लांट प्राप्त किए, जिसे एम्ब्रियो कल्चर कहा गया। ठीक है ना, मतलब हाइब्रिड जो एम्ब्रियो मैंने अभी बताया ना आपको, एम्ब्रियो जो हाइब्रिड है, कोई दो प्लांट है उनके हाइब्रिडाइजेशन करवाया, उनके बीच में एम्ब्रियो बना, हाइब्रिड एम्ब्रियो बना। हाइब्रिड एम्ब्रियो नेचुरली तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, जर्मिनेट नहीं हो सकता, लेकिन उसको कल्चर मीडियम पर आप निकाल कर उसका कल्चर कर सकते हो। वो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कल्चर कहलाएगा। एम्ब्रियो जेनेसिस अलग होता है, एम्ब्रियो कल्चर अलग होता है। ठीक है ना, एम्ब्रियो कल्चर का मतलब तो वो होता है कि कोई भी ऐसा एम्ब्रियो जो किसी सीड में सर्वाइव नहीं कर सकता, विकसित नहीं हो पाता है और हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है, लेकिन अगर आप उस एम्ब्रियो को इनिशियल कंडीशन से निकाल कर आप कल्चर मीडियम पर ग्रोथ करवाओ तो नया प्लांट बनाया सकता है। उसे क्या कहते हैं? अपन एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे गुहा एंड महेश्वरी। गुहा एंड महेश्वरी ने 1964 में धतूरा तथा एंथर कल्चर करके हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किए थे, एंथर कल्चर कहलाते हैं। ठीक है ना, देखो पी महेश्वरी जो है, पी महेश्वरी अलग है और ये जो महेश्वरी है वो अलग है, ये याद रखना। पी महेश्वरी जिन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर को ऊपर वर्क किया था, और ये गुहा और महेश्वरी अलग है। इनके नाम भी आगे आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। ये गुहा जो है वो फीमेल है, तो ये आगे इन्होंने धतूरा के नाम से तो कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले हैप्लॉइड प्लांट्स है वो किसने किया था। इंडिया के साइंटिस्ट है धतूरा को, धतूरा के जो एंथर है उनको कल्चर करके इन्होंने गुहा और महेश्वरी ने डेवलप किए थे हैप्लॉइड प्लांट्स। हैप्लॉइड प्लांट्स का जो कई बार पूछा जाता है कि हैप्लॉइड प्लांट का यूज क्या है, तो आप कहोगे जो होमोजाइगस जो प्लांट है उनका स्टॉक तैयार करना। कई बार ऐसे काम आता है कि जो भी डिलीशन अगर आप देखना चाहते हो कि डिलीशन किस में है, म्यूटेशन किस में है, तो म्यूटेशन चेक करने के लिए भी हैप्लॉइड प्लांट्स का यूज में लिया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं टर्म्स। अब अपन देखेंगे कल्चर मीडियम। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम किसे कहते हैं भाई? कोई भी ऐसा लिक्विड हो, कोई भी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो कि उस ऑर्गेनिज्म का कल्चर किया जा सके, वो ऑर्गेनिज्म उसमें अपनी ग्रोथ शो कर सके, तो वो जो मीडियम होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कल्चर मीडियम कहते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे न्यूट्रिएंट पदार्थ युक्त ऐसा तरल या मीडियम जिसमें प्लांट टिश्यू, सेल, माइक्रोब्स, एनिमल सेल को इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ के लिए यूज में लिया जाता है, कल्चर मीडियम कहलाता है। जब मीडियम में कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट, कार्बन और एनर्जी सोर्स के रूप में ऑर्गेनिक सब्सटेंस, शुगर, सुक्रोज भी होते हैं तो उसे अपन बेसल मीडियम कहते हैं। देखो एक तो आता है बेसल मीडियम। बेसल मीडियम होता है उसके अंदर एमिनो एसिड्स है और ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह उपस्थित नहीं होते हैं। उनके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है केवल वही प्रेजेंट होती है। जैसे कार्बन का सोर्स है तो इसमें सुक्रोज डालते हैं अपन। ठीक है ना, ये तो ऐसा मीडियम क्या कहलाएगा? बेसल मीडियम कहलाता है। अब बेसल मीडियम से स्पेसिफिक मीडियम बनाया जा सकता है। बेसल मीडियम तो एक सब के लिए इक्वल मीडियम है। अब इसमें आप ये कहोगे कि मुझे फंजाई के लिए चाहिए, तो फंजाई के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है उस बेसल मीडियम में डालकर फंजाई का बन जाएगा। कौन से प्लांट के अंदर कौन से प्लांट के टिश्यू कल्चर के लिए यूज में ले रहे हो तो बेसल मीडियम में वो कंटेंट डालोगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बन जाएगा, माइक्रोब्स के लिए बन जाएगा। लेकिन बेसल मीडियम वो होता है जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट हो उस मीडियम में केवल। ठीक है ना, यहाँ पे अपन देखेंगे मोस्टली टिश्यू कल्चर के लिए बेसल मीडियम के अलावा विटामिन्स, ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तथा एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। बेसल मीडियम में के अलावा ये सभी चीज़ें इसमें मिलानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स प्लांट, मतलब किस चीज़ का आप कल्चर करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम वाइट साइंटिस्ट ने 1943 में तथा मिलर ने 1953 तथा मोरासीज एंड स्कूग ने 1962 में कल्चर मीडियम का विकास किया था। टाइप ऑफ मीडियम, ये कई बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है। टाइप ऑफ मीडियम, सिंथेटिक मीडियम क्या होता है भाई? देखो सिंथेटिक मीडियम, अब इसके नाम से भी सिंथेटिक मीडियम का मतलब क्या होता है? इसमें आपने केमिकल डाले हैं। क्या डाले इसमें? केमिकल डाले हैं। तो बेसल मीडियम में केमिकल डाले हैं, तो वो केमिकल क्या डाले हैं आपने वो आपको पता है पहले से, मतलब इसकी जो कंपोनेंट है उसका कंपोजिशन क्या है वो आपको पता है। जैसे मालूम मैं कहूँ आपको कि मैंने इसमें सुक्रोज डाला है 1 ग्राम, ठीक है ना, 5 ग्राम डाला है मैंने, तो मुझे पता 5 ग्राम सुक्रोज डाला मैंने। अब मैं कहूँ आपको इसमें 1 माइक्रोग्राम मैंने इसमें विटामिन डाली है तो मुझे पता है। मैं कहूँ आपको 1 ग्राम मैंने इसमें एमिनो एसिड डाला है तो मुझे पता है 1 ml डाला है या 1 ग्राम डाला है। तो जिसमें मीडियम का कंपोजिशन पहले से आपको पता हो, आपने बनाया इसलिए आपको पता है, तो उसे क्या कहेंगे? सिंथेटिक मीडियम कहेंगे। देखो यहाँ पर इस मीडियम में
कंपोनेंट की, मीडियम के कंपोनेंट की स्ट्रक्चर व अमाउंट ज्ञात होती है। आपने क्या डाला आपको पता है, तो उसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक मीडियम कहते हैं। तथा ये केमिकली डिफाइंड होते हैं, मतलब केमिकली डिफाइंड आप बता सकते हो। अगर आपको कोई पूछा जाए कि इसमें क्या क्या डाला आपने, तो केमिकली डिफाइंड आप कर सकते हो कि मैंने इसमें इतने ml ये डाला, इतने ml ये डाला, ये चीज़ें डाली है मैंने, तो इसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक मीडियम कहते हैं। ठीक है ना, ये मीडियम याद रखना आपको। एक आएगा सेमी सिंथेटिक मीडियम, सेमी सिंथेटिक। अब इसके नाम से ही है कि कुछ चीज़ें तो मैंने केमिकली डिफाइंड मैंने डाली है कि ये केमिकल डाला, ये सुक्रोज डाला मैंने, ऑक्सीजन डाला है, साइटोकाइनिन डाला मैंने, क्या क्या चीज़ें डाली हैं। फिर मैं कहूँ कि इसमें कुछ मैंने नेचुरल प्रोडक्ट डाल दिए इसमें। जैसे मैं आपको कहूँ कि इसमें कोकोनट का जो वाटर है, कोकोनट मिल्क है, वो मैंने डाल दिया। अब उसका कंपोजिशन नहीं बता सकता मैं कि उसमें कितनी चीज़ें क्या क्या है, कितने उसमें आयन्स है, कितने मिनरल्स है, क्या क्या होगा उसमें। मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने 5 ml डाला, लेकिन उस 5 ml में क्या क्या है वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो ये कैसे होते हैं, ये डिफाइंड, केमिकली डिफाइंड नहीं होते हैं। ये कंपोजिशन, इनका कंप्लीट कंपोजिशन आपको ज्ञात नहीं होता है। जैसे ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, आपने वो डाल दिया, बीफ डाल दिया, नेचुरली बीफ डाल दिया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल दिया, आपने वो डाल दिए, तो उनका भी कंपोजिशन आप नहीं बता सकते। इसलिए ये कैसे होते हैं, केमिकली अनडिफाइंड होते हैं, केमिकली सेमी डिफाइंड होते हैं, या सेमी सिंथेटिक मीडियम आप इसे कह सकते हो। दोनों में याद रखना भी आपको। इसमें सिंथेटिक जो होता है ना, केमी सिंथेटिक, इसमें सिर्फ इतना याद रखना, इसमें नेचुरल प्रोडक्ट डाला जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट डालोगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन कंप्लीट आप नहीं बता सकते, ये याद रखना। इस मीडियम में केमिकल सब्सटेंस के रूप में नेचुरल प्रोडक्ट भी ऐड किए जाते हैं जिनका कंपोजिशन निश्चित नहीं होता है, तथा कोकोनट मिल्क, ईस्ट है, एक्सट्रैक्ट है, ये सभी अपन इसमें यूज में लेते हैं। ये मीडियम केमिकली अनडिफाइंड कह सकते हैं अपन। ठीक है ना। प्लांट टिश्यू कल्चर को सेमी सॉलिड बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, अगार मिलाया जाता है। 1 से 1.5 % अगार मिलाया जाता है। ठीक है ना, अगार अपन जानते ही हैं, सेमी सॉलिड बनाने के लिए इसमें डाला जाता है, जो एल्गी से प्राप्त होता है, किससे, रेड एल्गी से। इसमें मीडियम के जो टाइप है, MS मीडियम है, वाइट मीडियम है, B5 मीडियम है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज में आते हैं। इनकी जो pH है, कई बार पूछी जाती है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो pH होती है लगभग कितनी रखी जाती है, तो यहाँ पे आप कहोगे 5 से 6 के बीच में रखी जाती है, 5.5 से 6 के बीच में। ठीक है ना, ऑप्शन में हो सकता है क्या भी हो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए 5 से और 6 के बीच में होती है, 5.5 से और 6 के बीच में होती है। इसका मतलब फिक्स अगर पूछा जाए, जैसे अपन सेट करते हैं, हम लोग सेट करते थे कल्चर मीडियम में, उसकी pH तो कितनी की जाती है, 5.8 pH है वो सेट की जाती है। एग्जैक्ट अगर पूछी जाए 5.8, और वैसे एक रेंज पूछी जाए तो 5 से 6, 5.5 से 6 के बीच में इसकी pH होनी चाहिए कल्चर मीडियम की। प्लांट टिश्यू कल्चर में 2 प्रकार से सेल डिफरेंशिएशन होती है। जैसे सबसे पहले मान लो कि आपके पास में एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे इसकी लीफ लगी है। ठीक है ना, ये लीफ लगी है। अब ये जो प्लांट है अच्छी खासा अपना ग्रोथ कर रहा है, तो ये किस कंडीशन में है, डिफरेंशिएटेड कंडीशन में है। कैसा है ये, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि सेल्स का ऐसा ग्रुप जो अपनी फंक्शन के प्रति स्पेसिफिक हो, अपने रोल के प्रति स्पेसिफिक हो, वो क्या कहलाती है, डिफरेंशिएटेड कहलाती है। जैसे मालूम मैं हाथ की ये कहूँ कि ये सेल है, स्किन है, स्किन क्या है, डिफरेंशिएटेड है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सेम इक्वल फंक्शन कर रही है, तो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है ना। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, अपनी बॉडी में तो अभी है नहीं स्टेम सेल के अलावा। स्टेम सेल कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, वो तो जैसे जैसे डिवाइड होगी वैसे उसका फंक्शन डिसाइड होता जाएगा। सेम प्लांट में अभी जो प्लांट है इसमें से अगर आप ये कहो कि इसमें कटिंग ले लिया आपने, ये कटिंग, यहाँ से कटिंग जो है आपने ले ली, इस कटिंग को ऐसी कंडीशन में आपने ली है, ये कंडीशन ले ली, कैसा है, डिफरेंशिएटेड है। आपने इसको कल्चर मीडियम पे ग्रोथ किया, इस प्रकार से कल्चर मीडियम में ग्रोथ किया यहाँ पे, तो इसमें सेल का डिवीजन स्टार्ट होगा। सेल का डिवीजन होने के कारण से इसमें ये अपना फंक्शन है वो खो देगी। अभी तक क्या थी, डिफरेंशिएटेड, अपना फंक्शन खो देगी तो क्या हो जाएगी, डी डिफरेंशिएटेड। तो इसका मतलब कोई भी डिफरेंशिएटेड जो भी आप प्लांट का टिश्यू कल्चर करने के लिए जो पार्ट यूज में लेते हो उसे क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट हमेशा कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। लेकिन जैसे ही कल्चर मीडियम में आप कल्चर करोगे वो कैसा हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगा, और एक ऐसी सेल्स का ग्रुप बनाएगा जिसमें उसका कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस कैसे कहते हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह या ग्रुप जिसमें उनका रोल है वो फिक्स नहीं हो। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, कैलस कहलाता है।
तो पहले डिफरेंशिएटेड एक्सप्लांट लिया आपने, उसको कल्चर किया, उससे क्या बना, डी डिफरेंशिएशन हुआ सेल्स का। फिर आप क्या चाहते हो, अब सूट का निर्माण करना चाहते हो उसमें कि ऊपर की तरफ ब्रांचेज बन जाए, तो आप किसकी तरफ बढ़ा रहे हो उसको, वापस डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ा रहे हो। तो पहले क्या होगा, डिफरेंशिएशन एक्सप्लांट, री डिफरेंशिएशन कल्चर मीडियम पे किया आपने, और उससे वापस से उसे सूट बनाना चाहते हो या रूट बनाना चाहते हो, तो क्या होगा, री डिफरेंशिएशन। तो इसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर डी डिफरेंशिएशन, और फिर लास्ट में आ जाएगा री डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, ये टिश्यू कल्चर का मेथड होता है। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले ये कैसी है, डी डिफरेंशिएशन। जैसे आप कल्चर मीडियम पे डालोगे तो क्या हो जाएगी, वो डी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। जब डिफरेंशिएटेड सेल्स या टिश्यू में पुनः विभाजन करने की क्षमता आ जाती है, या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप बनाती है जो स्टेम सेल के रूप में कार्य करती है, क्या कहलाएगी, डी डिफरेंशिएशन कहलाएगी। फिर अब आप क्या चाहते हो, री डिफरेंशिएशन, वापस से निर्माण करना चाहते हो सूट या रूट का, वो क्या कहलाएगा, री डिफरेंशिएशन कहलाएगा। इसमें अपन देखेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के रूप में, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पुनः ऑर्गन का निर्माण कर लेती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के रूप से पुनः प्लांट ऑर्गन का निर्माण करना, ठीक है ना, मतलब वापस से किसी भी प्लांट का ऑर्गन का निर्माण करना, रूट का निर्माण हो सकता है, सूट का निर्माण हो सकता है, अपने फंक्शन के प्रति स्पेसिफिक होना, क्या कहलाएगा, उसका रीडिफरेंशिएशन कहलाएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये जो है वो क्या है, डिफरेंशिएटेड प्लांट है, इसका आपने पार्ट ले लिया यहाँ पे, इसको कल्चर किया तो ये क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया। और इसमें क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया जिसे अपन कैलस कहेंगे। कैलस के अंदर आपने क्या डाला, हार्मोन चेंज किया है, साइटोकाइनिन ज़्यादा डाला है तो साइटोकाइनिन से क्या बनेगा, सूट बनेगा। अगर ऑक्सिन डाला होता तो रूट बनेगा। दोनों का कंपोजिशन 50% डाला है तो क्या बनेगा, वहाँ पर कैलस बनेगा। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन बढ़ा दिया तो इसमें क्या बन गया, सूट का निर्माण हो गया। और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। देखो, ऑक्सिन हार्मोन लो कंसंट्रेशन जाइलम के डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है। ये लाइन याद रखना भाई, कई बार एग्जाम पूछी जा चुकी है कि अगर आपको जाइलम के डिफरेंशिएशन को बढ़ाना हो तो ऑक्सिन की लो कंसंट्रेशन अगर आप डालोगे तो ऑक्सिन का निर्माण, मतलब जाइलम का निर्माण किया जा सकता है, जाइलम वेसल्स का निर्माण किया जा सकता है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन माइक्रो प्रोपोगेशन को बढ़ाते हैं, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर को बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑक्सिन रूट के निर्माण को बढ़ाता है जबकि साइटोकाइनिन सूट के निर्माण को इंड्यूस करते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्लांट में मोर्फोजन के रूप में काम करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लांट्स में मोर्फोजन के रूप में कौन से हार्मोन काम करते हैं। तो कौन से हार्मोन काम करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। मोर्फोजन का मतलब होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गन को पर्टिकुलर आकृति देने वाले केमिकल्स, उसके सराउंडिंग केमिकल क्या कहलाते हैं, उसके मोर्फोजन कहलाते हैं। मोर्फोलॉजी देने वाले को मोर्फोजन कहते हैं। तो प्लांट की आकृति कौन देता है, सूट तो देता है ऑक्सिन, रूट देता है उसको, मतलब सूट तो बताता है, सूट कौन बनाता है, साइटोकाइनिन, रूट कौन बनाता है, ऑक्सिन। तो दोनों क्या है, ये मोर्फोजन है, किसमें, प्लांट्स में। तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन प्लांट्स में मोर्फोजन के रूप में वर्क करते हैं। प्लांट में कोई भी पार्ट हो सकता है, एक्सप्लांट, लीफ, रूट, सूट, कोई भी हो सकता है, जिसे कल्चर के लिए यूज में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप कैलस कहलाता है। प्लांट के सभी सेल्स में टोटिपोटेंशिया पाए जाते हैं क्योंकि प्लांट के सोमेटिक सेल्स में टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है। ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया आपको। साइब्रिड किसे कहते हैं भाई, कोई भी ऐसी दो कोशिकाओं का समूह या कॉम्बिनेशन, जैसे ये एक सेल है, ये एक कोशिका है, ऐसी दो कोशिकाओं का समूह, कॉम्बिनेशन, जिसमें एक में न्यूक्लियस है और एक में ई न्यूक्लिएटेड, एक में न्यूक्लियस का अभाव है। तो जो सेल बनी है उसमें दो तो साइटोप्लाज्म होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, तो वो क्या कहलाएगा, साइब्रिड कहलाता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड करना क्या कहलाता है, साइब्रिड कहलाता है, जिसमें एक सेल का न्यूक्लियस होगा लेकिन दो सेल का साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे साइब्रिड, दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन साइब्रिड कहलाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म में दो सेल का तथा न्यूक्लियस किसी एक सेल का होता है। इसमें साइंटिस्ट का नाम याद रखना आप तो, कि साइब्रिड का निर्माण किसने किया था, साइब्रिड टर्म किसने दिया था, तो आप कहोगे बुन ने दिया था, बुन एंड इटियोल, इनके सहयोगियों ने, BUNN, बुन ने। सोमेटिक हाइब्रिडेशन के नाम से आप जानते होंगे। अब सोमेटिक हाइब्रिडेशन नाम से ही है, कोई भी दो सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स का मतलब ये सेल्स क्या है, सोमेटिक है। प्लांट में भी जो सेल आपको दिख रही है वो क्या है, सोमेटिक है। फ्लावर पार्ट को छोड़कर
जितनी भी सेल्स है वो सभी कैसी होती है, सोमेटिक सेल्स होती है। दो सोमेटिक सेल्स को आप क्या करते हो, फ्यूज करवाते हो, और फ्यूज करने से क्या बनता है, एक हाइब्रिड बनेगा, और उस हाइब्रिड को आप कल्चर करके क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिड प्लांट का निर्माण कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन करवा के एक नए प्लांट को डेवलप करना सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। सोमेटिक हाइब्रिडेशन। ये सोमेटिक हाइब्रिडेशन, हाँ ये देख लो, सोमेटिक हाइब्रिडेशन मैंने बता दिया आपको कि दो कोशिकाओं का फ्यूजन करवा के जो बनाई गई सेल है वो सोमेटिक हाइब्रिड कहलाती है। प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं। जैसे कोई भी दो सेल है, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, प्लांट सेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लांट सेल के ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। अगर कोई भी दो प्लांट सेल को फ्यूज़ करवाना है आपको, तो पहले वहाँ से क्या करनी होगी, सेल वॉल को रिमूव करनी होगी, और सेल वॉल को जब हटाया जाता है तो केवल ऐसी सेल बचती है जिसके ऊपर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची रह जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोमेटिक हाइब्रिडेशन के लिए आपको प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करना होगा, फिर उनका फ्यूजन करवाना होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे सोमेटिक हाइब्रिडेशन, दो सोमेटिक सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाकर हाइब्रिड प्लांट प्राप्त करना सोमेटिक हाइब्रिडेशन कहलाता है। इसमें दो अननोन स्पीसीज़ की सेल का फ्यूजन करवाया जा सकता है जो नेचर में पॉसिबल नहीं है। अगर आप दो कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, दो कोशिकाओं के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो कि नई एक वैरायटी बनाना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबल है प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। 1972 से 1973 के अंदर कार्लसन इटियोल ने, ये टर्म भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार सोमेटिक हाइब्रिडेशन टर्म किसने दिया था, सोमेटिक हाइब्रिडेशन का सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो आता है कार्लसन इटियोल ने। कार्लसन और उनके सहयोगियों ने 1972-1973 में इस मेथड को डेवलप किया था। सर्वप्रथम सोमेटिक हाइब्रिडेशन के बारे में बताया था निकोसियाना ग्लूकेना के अंदर डेवलप किया था। मिशेल ने 1937 में सोडियम नाइट्रेट से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में बताया था। सोडियम नाइट्रेट की बताया कि दो प्रोटोप्लास्ट को आप फ्यूजन करवाना चाहते हो तो कौन सा केमिकल यूज में ले सकते हो, तो सोडियम नाइट्रेट है उसको यूज में ले सकते हो। किसने बताया था, ये मिशेल ने बताया था। सबसे पहले मैंने बताया आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको प्लांट की जो सेल वॉल है उसको रिमूव करना होगा। अगर वो रिमूव होगी तभी दो सेल फ्यूजन करवाया जा सकता है। तो प्लांट सेल वॉल को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज में ले सकते हो, सेलुलेज, हेमिसेलुलेज और राइजोजाइम्स, HR150, पेक्टिनेज है, मैक्रोजाइम्स है, एंजाइम का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और सेल जो है उनके अंदर ये कह सकते हैं अपन कि पानी ज़्यादा एंटर ना कर जाए, ये सेल फट नहीं जाए मीडियम में, उसको मेंटेन करने के लिए इसमें मीडियम में क्या डाला जाता है, सॉर्बिटॉल डाला जाता है और मैनिटोल डाला जाता है। मैनिटोल के साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी डाला जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कंडीशन में प्रोटोप्लास्ट आपको मतलब वो करना हो, आइसोलेशन करना, प्रोटोप्लास्ट को सेल वॉल को रिमूव करना हो, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, ऑस्मोटिक मेंटेनेंस के लिए क्या मिलाया जाता है उस मीडियम में, तो सॉर्बिटॉल और मैनिटोल मिलाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के लिए केमिकल्स कौन से केमिकल्स आते हैं प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न के लिए, सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम डेक्स्ट्रॉन है, सल्फेट जेलिटिन है, जेलिडीन और पॉलीथाइल ग्लाइकोल। ये ज़्यादा पूछा जाता है ना, पॉलीथाइल ग्लाइकोल। किसी भी दो सेल को फ्यूज़ करवाने के लिए जो केमिकल यूज़ में आता है, पॉलीथाइल ग्लाइकोल यूज़ में आता है। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को फिर कल्चर किया जा सकता है। कौन से मेथड कल्चर करने के लिए निम्न मेथड को यूज़ में लिया जा सकता है, क्योंकि अब जो हाइब्रिड सेल बनी है वो कैसी बनी है, सिंगल सेल बनी है, तो वो सभी मेथड जो सिंगल सेल को कल्चर करने के लिए यूज़ में आते हैं वो सभी हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। जैसे नर्स टिश्यू कल्चर मेथड है, माइक्रो चैम्बर टेक्निक है, माइक्रो ड्रॉप टेक्निक है और बर्गमान्स प्लेटिंग मेथड है। ये सभी मेथड कैसे हैं, जो किसी भी एक सिंगल सेल और हाइब्रिड सेल को कल्चर करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो ये अपना आज की क्लास अपनी यहीं कंप्लीट करते हैं। अपन अगला टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर का ही रहेगा, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जो कल अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, और बुक जिन्होंने परचेज़ नहीं की है वो कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ्लिपकार्ट का लिंक डाल दूँगा। फ्लिपकार्ट पे आपके पिन कोड पर अगर नहीं दिखा रहा है तो आप बाई पोस्ट भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।